बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। ये 5वां लेक्चर है। इसमें हम एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पर बात करेंगे। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू एक्सेप्टेड वैल्यू। जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें किसी चीज़ को मालूम करते हैं। अब यहाँ पर मालूम करने का जो है वो है क्वांटिटी, यानी हमने अमाउंट मालूम करनी है, कोई चीज़ मेजर करनी है। जब उसको हम मेजर करेंगे तो एक ट्रू एक्सेप्टेड वैल्यू भी होती है, जो या तो लिटरेचर में होती है और या किसी मुस्तनद ऑर्गेनाइजेशन से उसका पता चलता है। तो जो हम मेजर कर रहे हैं उस मेजर्ड वैल्यू और वही ट्रू एक्सेप्टेड वैल्यू की जो क्लोजनेस है उसको कहा जाता है एक्यूरेसी। कभी कभार ट्रू एक्सेप्टेड वैल्यू जब मौजूद नहीं होती है तो उसकी जगह हम लेते हैं मीन वैल्यू। तो हर वैल्यू जितना मीन वैल्यू की क्लोज होगी उतना हम उसको कहेंगे एक्यूरेट, और हम कहेंगे कि इसमें एक्यूरेसी मौजूद है, तो इसको एक्यूरेसी कहा जाता है। दूसरा है प्रिसिशन। प्रिसिशन इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन रिप्लिकेट वैल्यूज ऑफ ए डेटा। जब हम एनालिसिस कर रही होती है तो उसमें एक से ज़्यादा रीडिंग हम लेती है। एक एनालिसिस में एक ही चीज़ का एक से ज़्यादा रीडिंग लेती है, उस रीडिंग्स को कहा जाता है रिप्लिकेट्स। तो रिप्लिकेट्स के दरमियान जो क्लोजनेस है उसको कहा जाता है प्रिसिशन। अब इन दो टर्मिनोलॉजीज को समझने के लिए इस पिक्चर को आप लोग देख लो। तो इसमें एरो है, उसको मारा जाता है इन दायरों पर, और इसका जो टारगेट है, टारगेट ये है, इसको बुल्स आई कहा जाता है। ये टारगेट है। तो ये ट्रू एक्सेप्टेड वैल्यू है। ये जो टारगेट है ये ट्रू एक्सेप्टेड वैल्यू, ये ट्रू एक्सेप्टेड वैल्यू और ये भी ट्रू एक्सेप्टेड वैल्यू। तीन केसेस है। पहले केस में एक बंदा जितनी तीर मारता है उन तीर को हम कहेंगे रिप्लिकेट्स। वो रिप्लिकेट्स है, यानी एक ही एनालिसिस के एक से ज़्यादा रीडिंग। अब ये एक ही एक्सपेरिमेंट या एक गेम है, उसमें ये एक से ज़्यादा तीर मारता है, तो जितनी तीर मारेगा उसको हम कहेंगे रिप्लिकेट्स। अब यहाँ पर एक बंदे ने 3 तीर मारे हैं, तो इसके 3 रिप्लिकेट्स। अब इसमें दो चीज़ों को हम देखेंगे, एक है एक्यूरेसी और एक है प्रिसिशन। अगर इसके ये तीर निशाने पर लगती है तो हम कहेंगे कि इसमें एक्यूरेसी मौजूद है, और अगर ये तीनों तीर एक दूसरे के करीब लगते हैं तो हम कहेंगे कि इसमें प्रिसिशन मौजूद है। अब ये जो पहला केस है, पहले केस में दोनों मौजूद है, तीनों तीर निशाने पर लगे हैं, तो इसका मतलब है गुड एक्यूरेसी। इसमें गुड एक्यूरेसी है क्योंकि टारगेट अचीव हो चुका है, यानी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू एक्सेप्टेड वैल्यू वो के नज़दीक है। और दूसरी चीज़, इसमें तीनों तीर एक दूसरे के भी करीब है। तीनों तीर टारगेट के करीब, इसको एक्यूरेसी कहा जाता है, और तीनों तीर एक दूसरे के करीब, जिसको कहा जाता है प्रिसिशन। सो इसमें गुड एक्यूरेसी भी है, गुड प्रिसिशन भी है। अब इस एग्जांपल को देख लो। इसमें तीनों तीर एक दूसरे के करीब है, तो इसमें गुड प्रिसिशन है, लेकिन तीनों तीर टारगेट से दूर है, तो इसमें एक्यूरेसी गुड नहीं है, पुअर एक्यूरेसी हम कहेंगे।
सो ये जो सेकंड वाला है ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, और ये प्रिसाइज भी है एक्यूरेट भी है। लास्ट जो है ये, इसमें तीनों तीर एक दूसरे से भी दूर है तो इसमें प्रिसीजन नहीं है या पुअर है, और तीनों तीर टारगेट से भी दूर है तो इसमें एक्यूरेसी भी नहीं है। तो इस एग्जांपल में न प्रिसीजन है, यानी प्रिसीजन वीक है, कमज़ोर है, पुअर है, और एक्यूरेसी भी कमज़ोर है। तो इससे मेरे ख्याल में आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या फ़र्क है। अब इसको हम एक एग्जांपल से भी क्लियर कर सकते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंट कर रही होती है लेबॉरेटरी में, तो ये उसके एग्जांपल है। ये है वॉल्यूम रीडिंग एंड टाइट्रेशन अप टू एनालिस्ट। फॉर एग्जांपल 2 एनालिस्ट हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर रही है लेबॉरेटरी में। तो ये दोनों की अलग अलग डेटा है, ये फर्स्ट एनालिस्ट है, ये सेकंड एनालिस्ट। अब ये दोनों क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं और उसमें वॉल्यूम रीडिंग लेते हैं, वॉल्यूम मेजर करते हैं। टाइट्रेशन में जो बेवरेट से हम सोल्यूशन ऐड करते हैं इनटू द कोनिकल फ्लास्क में, ये उसमें वॉल्यूम रीडिंग करते हैं। अब जो पहला एनालिस्ट है उसने भी 3 रीडिंग लिए हैं, 1 2 3। जो सेकंड एनालिस्ट है उसने भी 3 रीडिंग लिए हैं, 1 2 3। और इसमें ट्रू एक्सेप्टेड वैल्यू आप लोगों को दिया गया है। ट्रू एक्सेप्टेड वैल्यू है 12.14। अब फर्स्ट एनालिस्ट को हम देखते हैं तो इसमें जो इसके रिप्लिकेट्स है, ये रिप्लिकेट्स है, पहला दूसरा तीसरा, ये 3 रिप्लिकेट्स वैल्यू इसने ली है वॉल्यूम की मिलीलीटर में। अब ये तीनों एक दूसरे के करीब है तो इसको हम कहेंगे इसमें प्रिसिशन है। सिमिलरली ये सेकंड एनालिस्ट है, इसके भी करीब है, लेकिन इसमें जो प्रिसिशन है वो फर्स्ट एनालिस्ट से कम है। अगर इसको आप लोग देख लो तो ये है 12.02, ये है 12.1, तो 0.8 का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर देख लो तो ये है 12.03, 12.15, तो इसमें जो डिफरेंस है वो तकरीबन 0.12 का आ जाता है, और यहाँ पर डिफरेंस 0.8 का आ जाता है। तो 0.12 वाला डिफरेंस ज़्यादा है, यानी ये वैल्यू एक दूसरे से दूर है। जितना दूर होंगे उतना प्रिसिशन उसमें कम होगा। तो इसमें प्रिसिशन कम है, इसमें प्रिसिशन ज़्यादा है। अब इसका हम एक्यूरेसी मालूम करेंगे। तो एक्यूरेसी के लिए इन तीनों का हम लेंगे मीन को फिर ट्रू एक्सेप्टेड वैल्यू से कंपेयर किया जाएगा। तो पहले एनालिस्ट का जो मीन आ जाता है, तीनों को हम जमा करेंगे, 3 पर डिवाइड करेंगे, मीन आ जाएगा। मीन इसका है 12.09 और इसका मीन है 12.13। अब इनका जो मीन आ जाता है ये इसकी मेजर्ड वैल्यू है। इस वैल्यू और ट्रू एक्सेप्टेड वैल्यू के दरमियान जो क्लोजनेस है उसको कहा जाता है एक्यूरेसी। सिमिलरली सेकंड एनालिस्ट और इस ट्रू एक्सेप्टेड वैल्यू के दरमियान जो क्लोजनेस है इसको कहा जाता है एक्यूरेसी। अब ये जो 12.09 है और 12.13 है, इन दोनों में 12.13 ज़्यादा करीब है 12.14 के। तो हम कहेंगे कि सेकंड एनालिस्ट की जो वैल्यू है उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है और फर्स्ट एनालिस्ट की जो वैल्यू है उसमें एक्यूरेसी कम है। अब ये चौथा केस आ जाएगा, यानी ज़रूरी नहीं है कि जिस एनालिस्ट या जिस एनालिसिस में प्रिसिशन ज़्यादा हो उसमें एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी, ये ज़रूरी नहीं होता है। तो इस केस में प्रिसिशन ज़्यादा है लेकिन एक्यूरेसी कम है, और इस केस में प्रिसिशन कम है लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो प्रिसिशन आपस में इसकी क्लोजनेस है और एक्यूरेसी इसकी जो मीन वैल्यू है उसका और एक्सेप्टेड वैल्यू के दरमियान जो क्लोजनेस है। तो ये प्रिसिशन और एक्यूरेसी है। अब प्रिसिशन की कुछ टाइप्स है, उसमें फर्स्ट वन है रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी, it is a long-term precision of an analysis in a laboratory over several weeks। ये लॉन्ग टर्म प्रिसिशन है। ये जो यहाँ पर हमने बात कर दी ये शॉर्ट टर्म प्रिसिशन है, यानी एक एनालिस्ट
एक ही टाइम पर एक एनालिसिस करता है, 3 वैल्यूज लेता है रिप्लिकेट्स, और उसमें जो क्लोजनेस है उसको प्रिसिशन कहा जाता है। लेकिन ये रिपीट एबिलिटी जो है ये लॉन्ग टर्म प्रिसिशन है। ये एक एनालिसिस का होगा, एक ही लेबॉर्ट्री में होगा, लेकिन सेवरल वीक्स पर होगा, कई दिन तक ये चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल एक एनालिस्ट है, वो एक ही लेबॉर्ट्री में कई दिन तक काम करता है, एक ही एक्सपेरिमेंट बार बार हर रोज रिपीट करता है, हर रोज बार बार रिपीट करता है, तो सारी दिनों की जो उसकी प्रिसिशन बन जाएगी उसको कहा जाता है रिपीटेबिलिटी। अब इसमें ओनली द टाइम इज वेरिड, यानी टाइम इसमें सिर्फ मुख्तलिफ है, टाइम को चेंज किया जाता है। टाइम ये जो प्रिसिशन है ये वर्सेस टाइम है, यानी पहला दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे, पांचवें, छठे, इस तरह कई वीक्स तक वो इस तरह एक्सपेरिमेंट करता रहता है, एक ही एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट करता है। अब उनके दरमियान जो क्लोजनेस है उसको हम कहेंगे रिपीटेबिलिटी। अब इसमें सिर्फ टाइम को चेंज किया जाता है, बट ऑल अदर फैक्टर्स आर सेम, यानी बाकी फैक्टर सेम है। बाकी फैक्टर से मुराद क्या है, यानी एक्सपेरिमेंट एक ही होगा, एक ही इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होगा, एक ही बंदा एक्सपेरिमेंट करेगा, एक ही लैब में करेगा, लेकिन मुख्तलिफ दिनों में करता है, टाइम मुख्तलिफ है। तो इसमें जो प्रिसिशन आ जाता है उसको कहा जाता है रिपीटेबिलिटी। इसमें एक है रिजिडनेस। रिजिडनेस जो है ये भी एक प्रिसिशन है, लेकिन दिस इज द प्रिसिशन ऑफ वन लैब ओवर मल्टीपल डेज। ये भी कई दिन तक एक ही लैब का प्रिसिशन है, लेकिन इन दिस केस सेवरल वेरिएबल्स आर टेकन। तो दोनों में क्या फ़र्क है, रिपीटेबिलिटी में सिर्फ टाइम एज अ वेरिएबल है, एंड रिजिडनेस में सेवरल वेरिएबल्स अदर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें होंगे मल्टीपल एनालिसिस। मल्टीपल एनालिसिस का मतलब है कि एक ही एनालिसिस को मुख्तलिफ मेथड से करना या मुख्तलिफ बंदों से करना वगैरह, ये मल्टीपल एनालिसिस। मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट, एक ही एनालिसिस को मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट से करना, तो ये भी हम वेरी कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिजेंट्स, जो रिजेंट्स हम लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल करते हैं उसकी मुख्तलिफ सोर्सेज भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई रिजेंट एक ही कंपनी का बना होता है और वही रिजेंट दूसरी कंपनी भी बनाती है, तो मुख्तलिफ कंपनियों के रिजेंट इस्तेमाल करके हम उससे भी रिज़ल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, और हम उससे मालूम कर सकते हैं कि उसमें कितना प्रिसिशन है, कितनी वैल्यूज एक दूसरे के करीब आती है, तो उस प्रिसिशन को हम कहते हैं रिजिडनेस। सिमिलरली डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक कॉलम्स भी हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सेपरेशन टेक्निक कर रहे हैं और उसमें कोई क्रोमेटोग्राफिक कॉलम इस्तेमाल किया जाता है, तो हम मुख्तलिफ कॉलम इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ लेंथ वाले कॉलम, मुख्तलिफ वेड्थ वाले कॉलम यानी चौड़ाई वाले कॉलम, तो उस कॉलम से मुख्तलिफ रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब इसमें यह है कि रिजिडनेस स्टडी विल आइडेंटिफाई दोज फैक्टर्स दैट विल कंट्रीब्यूट टू वेरिएबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स। वेरिएबिलिटी क्या है, वेरिएबिलिटी प्रिसिशन का उल्टा है। अगर प्रिसिशन ज़्यादा होगा वेरिएबिलिटी उसमें कम होगी, अगर प्रिसिशन कम होगा तो वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी। वेरिएबिलिटी का मतलब है कि जो रिप्लिकेट्स वैल्यू आ जाती है वो एक दूसरे से दूर होंगे। तो रिजिडनेस में असल में मुख्तलिफ फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है, ये वही फैक्टर्स है, ये मल्टीपल एनालिसिस, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द रिजल्ट्स वगैरह, ये वही फैक्टर्स है डिफरेंट जो वेरिएबिलिटी काज करती है इन द रिजल्ट्स में, तो इसमें इसको लिया जाता है। तो ये है रिजिडनेस। एक इसमें है रोबस्टनेस। रोबस्टनेस उसको रिलायबिलिटी भी कहा जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें प्रिसिशन हम देखते हैं लेकिन मेथड्स के मुताबिक मेथड्स फिक्स हो जाएगा। इट इज़ दी सेंसिटिवनेस ऑफ अ मेथड टू डिफरेंट अनकंट्रोल्ड स्मॉल चेंजेस इन पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल कुछ पैरामीटर्स है उसमें जो अनकंट्रोल्ड स्मॉल चेंजेस होती है उसकी वजह से मेथड की सेंसिटिविटी पर क्या फ़र्क पड़ता है, यानी मेथड की जो रिजल्ट्स है वो रिजल्ट्स किस तरह आती है, तो उस रिजल्ट्स में प्रिसिशन को मालूम किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू सेवरल अनकंट्रोल्ड स्मॉल चेंजेस इन पैरामीटर्स सच एज। वो पैरामीटर्स क्या हो सकती हैं, साइज ऑफ द सैंपल, यानी जो सैंपल हम इस्तेमाल करते हैं उसकी साइज़ कितनी है, छोटी है, बड़ी है, क्या है उसकी साइज़। तो साइज से
मेथड की सेंसिटिविटी पर जो फ़र्क पड़ता है उसको हम मेजर करेंगे। सिमिलरली टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है या कम ज़्यादा पर हम वो मेथड इस्तेमाल करके उसकी रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। पीएच ऑफ द सोल्यूशन हो सकता है, रीजन कंसंट्रेशन हो सकती है, जो रीजन हम इस्तेमाल उसकी कंसंट्रेशन, टाइम ऑफ रिएक्शन, टाइम भी हो सकता है, यानी रिएक्शन को हम कितना टाइम देंगे। इट इंक्लूड्स द evaluation of the stability of reagents, standards and samples with time। ये टाइम ऑफ रिएक्शन इसमें क्या, इसमें हम मालूम करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द रिएजेंट्स। अगर रिएजेंट ज़्यादा स्टेबल हो तो फिर टाइम पर इसका इन्हिसार नहीं होगा। सिमिलरली स्टैंडर्ड्स जो इस्तेमाल करते, स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम बनाते हैं, वही सैम्पल्स, जो सैम्पल है उसकी टाइम पर क्या असरात है। ईच पैरामीटर शुड बी स्टडीड सेपरेटली। अब इन दोनों में है, रिजिडनेस में एंड रोबस्टनेस में, इन दोनों में मुख्तलिफ वेरिएबल्स है, तो हर वेरिएबल को अलग अलग हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम साइज को स्टडी करना चाहते हैं तो बाकी वेरिएबल्स को हम फिक्स करेंगे, टाइम को, रीजन कंसंट्रेशन को, पीएच को, टेम्परेचर को हम फिक्स करेंगे, एक को स्टडी करेंगे, उस साइज ऑफ द सैंपल से हम मालूम करेंगे कि इसका मेथड की सेंसिटिविटी पर क्या असरात है। सिमिलरली फिर इन सारों को फिक्स किया जाएगा, टेम्परेचर का मालूम करेंगे, बाकी को फिक्स करके पीएच का मालूम करेंगे, इस तरह रीजन का। तो इस तरीके से एक का हम एट अ टाइम स्टडी कर सकते हैं रोबस्टनेस में। अब जो लास्ट वन है, लास्ट वन इज द रिप्रोड्यूसिबिलिटी। अब पहले जो 3 वन है ये रोबस्टनेस, रिजिडनेस और रिपीटेबिलिटी, इसमें एक ही लैब इन्वॉल्व है। रिपीटेबिलिटी में सिर्फ टाइम वेरिएबल है, रिजिडनेस में सेवरल वेरिएबल्स हो सकते हैं और इसमें प्रिसिशन मालूम किया जाता है द रिजल्ट्स। रोबस्टनेस इससे मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि इसमें मेथड की सेंसिटिविटी को देखा जाता है इन सारे फैक्टर्स की इफेक्ट से। अब रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है? रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज द प्रिसिशन ऑफ एनालिसिस ऑफ द सेम सैंपल बाय मल्टीपल लैब्स। अब इसमें मल्टीपल लैब्स है, यानी पहले जो 3 है वो तो एक ही लैब में है। अब रिप्रोड्यूसिबिलिटी में मुख्तलिफ लैब्स में एक ही सैंपल को एनालाइज किया जाएगा और उनके दरमियान जो प्रिसिशन है उसको हम स्टडी करेंगे। यानी अ सेम होमोजीनियस सोल्यूशन इज प्रोवाइडेड टू ऑल लैब्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 लैब्स है, उसको एक सेम होमोजीनियस सोल्यूशन दिया जाएगा एंड आस्क देम टू एनालाइज द सैंपल विद सिमिलर प्रोसीजर। और उसको कहा जाएगा कि इस सैंपल को आप लोग एनालाइज करो विद सिमिलर प्रोसीजर। ओनली द लैब्स आर वेरिड। सो इन में रिप्रोड्यूसिबिलिटी में सिर्फ लैब्स हम वो चेंज करेंगे, ये वेरिएबल है, बाकी सारी चीज़ें फिक्स है। यानी एक ही सैंपल होगा, एक ही प्रोसीजर होगा और एक ही तरीका, एक ही इंस्ट्रूमेंट होगा, लेकिन सिर्फ मुख्तलिफ लैब्स में होगा। और ये अमूमन करते भी है लोग। फॉर एग्जांपल अगर ब्लड टेस्ट हो या यूरिन टेस्ट हो, उसको मुख्तलिफ लैब्स में दिया जाता है। तो इसको रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहा जाता है। A reproducibility study generally focuses on bias between labs। इन labs की जो biasness है, यानी उसकी जो तरफदारी है, बाज लैब किसी एक चीज़ की तरफदारी करती है, उसको देखा जाता है। तो ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई मुश्किल हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।